दिल्ली में कल रविवार 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होना है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 15 साल तक नगर निगम पर राज करने के बाद बीजेपी ने दिल्ली को कचरे का ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया है। सिसोदिया ने एक ट्वीट में दावा किया कि बीजेपी 15 साल से एमसीडी में सत्ता में थी और इसने दिल्ली को कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया। इस बार लोग दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एमसीडी के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे। सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन वो दिल्ली की योगशाला को बंद नहीं करा सकते। उन्होंने बाद में ट्वीट में कहा, ये केजरीवाल जी की योग को जन क्रांति बनाने का प्रयास का परिणाम है कि आज योग गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच गया है। सिसोदिया ने इसी ट्वीट में कहा कि केजरीवाल जी का योग से दिल्ली को स्वस्थ बनाने का संकल्प कभी नहीं रुकेगा। बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले, वो दिल्ली की योगशाला बंद नहीं करा पाएगी। इस बीच एमसीडी प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली के सभी 250 वार्डों में रोड शो किया। पार्टी के उम्मीदवारों ने राजधानी के 500 इलाकों में पैदल प्रचार किया, पदयात्राएं की और व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। 14,862 जनसंवादों, नुक्कड़ सभाओं, घर घर पद यात्राओं, नुक्कड़ नाटकों, लोकतंत्र के लिए नृत्य, मैजिक शो के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने का प्रयास किया है। राजस्थान में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि खुलेआम हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े फायरिंग कर जान लेना मानो मामूली बात हो गई हो। ताजा मामला राजस्थान के सीकर इलाके का है, जहां गैंगस्टर राजू ठेठ को अज्ञात बदमाशों ने उसके घर के पास ही गोली मार दी। गोली लगने से गैंगस्टर राजू ठेठ की मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक राजू और आनंदपाल गैंग में आपसी रंजिश चल रही थी। साथ ही खबर यह भी है कि फिलहाल आनंदपाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। वहीं इस गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग के हिस्ट्री सीटर रोहित गोदारा ने राजू ठेठ की मौत की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उसने अपने बयान में कहा कि उसने आनंदपाल और बलवीर की हत्या का बदला लिया है। रोहित गोदारा नाम से फेसबुक आईडी है, जिस पर लिखा है कि मैं हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं, बदला पूरा हुआ। वहीं इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाथ में हथियार लिए हुए 4 युवक साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आप तस्वीर में देखिए बेखौफ बदमाश कैसे खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। हमलावर जैसे ही राजू ठेठ पर फायरिंग करते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग भागने लगते हैं। तस्वीर में देखिए वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कितने आराम से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान एक आरोपी हवा में फायरिंग भी करता है। वहीं पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले शूटर हरियाणा के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आई न्यूज़ की रिपोर्ट। तो बोल रहे हैं कि यूपी में एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि आज यानी 5 दिसंबर को 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल हैं। तो वहीं यूपी के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। वहीं खतौली विधानसभा क्षेत्र में 14 और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि खतौली से 4 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर इस बार कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बीएसएफ, आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही जिले की पुलिस मतदान केंद्रों के अंदर नहीं लगाई गई है, उसे जगह जगह चेकिंग के लिए लगाया गया है। यूपी के खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। दरअसल पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है। वहीं रामपुर सीट पर सपा की वरिष्ठ नेता आजम खान ने सपा के करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा है। मैनपुरी और रामपुर सीट पर सपा की साख दांव पर लगी है, जबकि खतौली पर सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में है। गौरतलब है कि सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और न ही किसी को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं यूपी उपचुनाव में 24.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 13.14 लाख पुरुष और 11.29 लाख महिला और 132 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। बता दें कि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर 2 की कामयाबी के बाद फैंस मिर्ज़ापुर की अगली फ्रेंचाइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच गुड्डू भैया ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ापुर 3 की शूटिंग खत्म होने की बात कही है। यानी मिर्ज़ापुर के फैंस को अब अगले पार्ट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल मिर्ज़ापुर की लीड एक्टर अली फजल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो मिर्ज़ापुर 3 के शूटिंग सेटअप का है, जिसमें अली के साथ मिर्ज़ापुर 3 की पूरी स्टारकास्ट और क्रू मेंबर्स साथ नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए अली फजल ने कैप्शन में लिखा है, ये मैसेज मेरी पूरी टीम के लिए। मिर्ज़ापुर 3 का सफ़र मेरे लिए बेहद शानदार और लाजवाब रहा, जैसा अन्य 2 सीज़न में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा कि लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गुड्डू पंडित सेट पर मौजूद हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो देखिए उसमें मज़ा आए। मिर्ज़ापुर 3 के लिए कड़ी मेहनत और लगन के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सब इट्स अ रैप बोल रहे हैं। आई न्यूज़ रिपोर्ट। यूपी के रामपुर में पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा दर्जनों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने गिरफ्तार किए गए सपा कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं एसपी रामपुर के कैंप कार्यालय पहुंची और आजम खान की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही आजम खान द्वारा महिलाओं पर टिप्पणी करने का विरोध किया और सपा के धरने को गलत करार दिया। वहीं उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली को अच्छा बताया। शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय से हटाया। वहीं धरना प्रदर्शन से उठने के बाद सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा कि ताकत के जरिए इकट्ठा होकर एक साजिश रची गई है। ये साजिश बनाकर नौटंकी हो रही है। ये पूरे शहर को कैप्चर कर लेंगे, इनकी प्लानिंग है। ये ताकत के जरिए इकट्ठे करके एक साजिश रच कर इतनी देर में एक साजिश बनाकर ये सब नौटंकी हो रही है, ये काम किया जा रहा है। ये तो पूरे शहर को कैप्चर करने की प्लानिंग है, कुछ भी नहीं है। चुनाव को जो सीट भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत सकती, वो वर्दी के बल पर छीनने की कोशिश हो रही है। हालांकि रामपुर के आवाम इसके बाद भी नाकाम कर देंगे, लेकिन छीनने की कोशिश हो रही। क्या है ये चुनाव है, ये मंजर देख रहे हैं आप। वहीं सपा नेता आजम खान द्वारा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध करने कुछ महिलाएं सपा के धरने के बीच पुलिस अधीक्षक आवास पर पहुंची। महिलाओं का नेतृत्व कर रही महिला फरजाना बेगम ने कहा, आजम खान क्या किसी माँ की कोख से पैदा नहीं है? क्या हमारी औलादें उनसे पूछकर पैदा होंगी? इसलिए आए कि ये बताइए कि आजम खान जो है, क्या वो किसी की माँ की कोख से पैदा नहीं है? क्या हमने जो बच्चे पैदा करे हैं या हमारी औलादें पैदा होंगी तो उनसे पूछ कर पैदा होंगी हमारी औलादें, आने वाली नस्लें? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? जिस तरह से वो इज्जतें उछाले औरतों की, कब तक वो इज्जतें उछालेंगे औरतों की? और क्यों उछाले वो औरतों की इज्जतें? उनके घर में बेटियां नहीं है, अल्लाह ने उनको बेटी नहीं दी, इसीलिए कम से कम की इज्जत तो करें किसी की बहन बेटी की। पहले जयप्रदा मैडम थी, उनकी इज्जत नीलाम करी, चड्डी और बिरगा और बदनियान का दुनिया का बयान दे दिया, उनको नंगा करके रख दिया। उनसे चलो आपका विधायक था, आप ही लाए थे बहन बनाकर, आप बहन बेटियों को जो लेकर आए हैं तो उनसे पूछ के बच्चे पैदा होंगे। वहीं इस मामले पर एएसपी संसार सिंह ने बताया कि सपा प्रत्याशी कप्तान साहब के आवास पर गए थे। आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी है, उसका उल्लंघन हो रहा था। ये यहाँ के प्रत्याशी हैं, उसे लेकर वो यहाँ पर कप्तान साहब के आवास पर आ गए। चुनाव संहिता लगी हुई है, धारा 144 से उसका उल्लंघन हो रहा था। 3 घंटे से लोग बैठे हुए थे। इसी बीच कुछ महिलाएं आ गई जो आजम खान ने टिप्पणी की थी, दोनों आमने सामने बैठ गए सड़क पर। 10 आप लोग देख रहे हैं, तो शांति भंग ना हो, उस समय हम दोनों को हटाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 14 जिलों की कुल 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दूसरे चरण में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कुल 833 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं वोटिंग के लिए करीब 26,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 2.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं। गुजरात में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने रानीप में निशान पब्लिक स्कूल में अपना वोट डाला। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की भी अपील की थी। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का
मैं इसे अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में शिलाज अनुपम स्कूल में अपना वोट डाला। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान हुआ था। पहले चरण में 63.31% वोटिंग हुई थी, जिसमें 19 जिलों की 89 सीटों के लिए वोट डाला गया था और मतदाताओं ने 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी थी। गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। तेलंगाना में टीआरएस एमएलए कविता ने सीबीआई को लिखा है कि वो 6 दिसंबर को मिलने की स्थिति में नहीं है। पत्र में उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस महीने की 11, 12 या 14 या 15 तारीख को सीबीआई से अपने आवास पर मिल सकेंगी। कविता ने बीते शनिवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में सीबीआई से शिकायत की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है। अब उन्होंने पत्र लिखकर सीबीआई को मिलने का समय दिया है। इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को कविता को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई के अधिकारी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद एजेंसी के साथ उनकी मुलाकात की तारीख हैदराबाद में तय की जा सकती है। बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर दिल्ली की एक अदालत में ईडी की ओर से दायर एक रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आने के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। कविता ने कहा था कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। सीबीआई ने 25 नवंबर को इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ अपना पहला चार्जशीट दायर किया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.